हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। पॉलिटी के लास्ट वीडियो में हमने जाना था भारतीय संविधान का परिचय और इसकी निर्माण प्रक्रिया। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रस्तावना और संविधान के मूलभूत तत्व क्या हैं, और हमने जाना था संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, या जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, उसके अंदर दी गई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आगे जो दी गई है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें से हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं भी हैं और ये मूल तत्व भी हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आज के वीडियो में। और आगे जो शब्द दिए गए हैं वो है राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और उपासना की स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द दिए गए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब क्लियर करवाऊंगी। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो अब हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। तो ये था राजनीतिक न्याय, जो कि भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो और शब्द दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। तो हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये थी उसके कुछ शब्द प्रस्तावना की। और आगे लिखा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे संविधान को लागू होने की तिथि के बारे में भी बताया गया है, जो कि है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान में अवसर की समता प्राप्त करने के अधिकार और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बारे में भी कहा गया है। अब हम देखते हैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो जो एकमात्र संविधान में संशोधन हुआ था वो कब हुआ था स्टूडेंट्स? वो हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जिसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? उसमें जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन शब्दों के बारे में भी हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ तथ्य। तो आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए उनके बारे में। तो कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है। ये था प्रस्तावना निर्माण का उद्देश्य। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो जो ये भारतीय संविधान में जो ये शब्द दिए गए हैं, संप्रभु, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब भारतीय संविधान की विशेषताओं को उल्लेखित करते हैं और भारतीय संविधान को और भी महान बनाते हैं। भारत का संविधान ही है जो भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि को सुरक्षित करता है और भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो इसके प्रमुख घटक है वो इस प्रकार हैं। तो भारत का संविधान इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। तो ये भारतीय संविधान के प्रमुख घटक हैं जो कि हम देख रहे हैं और ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी हैं जिनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। ये भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं। अगला घटक है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय, समानता आदि को सुरक्षित करता है। कौन करता है? भारत का संविधान, और जो भारतीय नागरिकों को समान अधिकार देता है और जो भारत का जो संविधान है भारत के राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करता है और देश के लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य रखता है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में उद्देशिका के बारे में। तो अगला जो घटक है भारतीय संविधान का वो ये है कि इसमें भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख का भी वर्णन किया गया है। इसमें तारीख का उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे भारतीय संविधान के प्रमुख घटक जो कि भारतीय संविधान की विशेषताएं भी हैं और उसकी प्रस्तावना के मूल तत्व भी हैं। तो आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की और अन्य विशेषताओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो मैं आगे आपको बताती हूँ भारतीय संविधान की या प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में। तो अब हम देखते हैं इस संविधान की जो शब्दावलियाँ हैं, प्रस्तावना की जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला शब्द है संप्रभुता। तो प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। अर्थात संप्रभुता शब्द का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो संप्रभुता शब्द है उसका अर्थ होता है कि भारत है जो देश है वो किसी भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो गया, यानी कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है और एक संप्रभु देश है। तो ये तो हुई संप्रभुता की डेफिनेशन जो कि हमारी प्रस्तावना में दिया गया एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं अगली विशेषता पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान को 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि भारत में जो सभी धर्म हैं वो भारत में सभी राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार, अर्थात भारत के सभी राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेंगे। हमारे संविधान का जो भाग 3 है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भी भारत में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। हम देखते हैं अगला शब्द लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार
प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र से जो अर्थ है वो ये है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। तो जो संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती है, जो वो कहाँ होती हैं स्टूडेंट्स, भारत के जनता में निहित होती हैं। तो हम चुनाव के माध्यम से जो सरकार निर्वाचित करते हैं वो अधिकार हमें भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। तो ये था लोकतांत्रिक शब्द जिसका हमने। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता भारत के लोगों के हाथ में है और लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य तथा स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में जो व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त हैं, जिनके माध्यम से पहले तो भारतीय जनता सरकार चुनती है और उसका माध्यम होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें भारतीय संविधान 18 वर्ष के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्रदान करती है और प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब भारतीय लोकतंत्र की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है गणराज्य, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत एक गणतंत्र अथवा गणराज्य है। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। तो जो भारत की जनता है अपने में से जो प्रतिनिधि भेजती है चुनाव के माध्यम से, वो उनका प्रतिनिधित्व भारतीय संसद या राज्य के विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों में निहित होती है। अर्थात गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित होती है, राजा के बजाय जनता के हाथों में निहित होती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल तत्वों के बारे में। अब हम देखते हैं अगला शब्द न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों से समाविष्ट किया गया है। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में लिखा गया है कि संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। तो जो न्याय की जो प्राप्ति होगी वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके माध्यम से की जाएगी। और हम देखते हैं कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक से अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में अलग अलग सदस्यों के बीच में संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। तो भारतीय संविधान प्रावधान करता है कि जो आर्थिक न्याय है वो समाज के प्रत्येक तबके तक पहुँचे। अर्थात संपत्ति का विकेंद्रीकरण संविधान का मूल उद्देश्य है। तो ये था संविधान में उल्लेखित आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में वर्णन। प्रस्तावना में एक और शब्द उल्लेखित है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति को मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास आदि से मुक्त या स्वतंत्र करना। तो स्वतंत्रता का आशय है कि भारत में सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास आदि से मुक्त करवाना है। समानता से अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है।
अर्थात भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत के सभी लोगों को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े और स्थिति और अवसरों की समान उपलब्धता हो। और संविधान ये भी कहता है कि संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। तो भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का भी प्रयास करता है। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल शब्दों की विशेषताएं या उनके बारे में डिटेल्स। तो एक और प्रमुख शब्द उल्लेखित किया गया है भाईचारा, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल तत्व है। भाईचारे का अर्थ है बंधुत्व की भावना से। भारतीय भाईचारे से संबंध है बंधुत्व की भावना से। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। भारतीय प्रस्तावना में जो एकमात्र संशोधन हुआ है, उसके अंदर जो शब्द जोड़े गए थे वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। और अदालत ने भी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संशोधन को वैध ठहराया था। तो जो एकमात्र संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। एक प्रसिद्ध मामला है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूलभूत ढांचे का दर्जा दिया गया है। बेरूबारी यूनियन मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये स्वीकार किया गया है कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट या उससे एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को मार्गदर्शक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस केस में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि वो एक मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर है। तो एक और प्रमुख वाद था जिसके अंतर्गत स्वीकारा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, ये था भारतीय संविधान के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में और इसके मूल तत्वों के बारे में। संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता एवं निष्पक्षता प्रदान करती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope you liked this video. So join our channel for your knowledge and study. Thanks for watching. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय संविधान से टॉपिक, उसमें वर्णित अनुसूचियाँ, जिनको हम आज पढ़ेंगे डिटेल से। भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और हम पढ़ेंगे परिचय, संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ और उनके बारे में कुछ तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल संविधान में हम जानते हैं कि 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुच्छेद 31B के माध्यम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं व 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था।
तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम देखते हैं विस्तार से अनुसूचियों के बारे में। तो प्रथम अनुसूची में जो वर्णन है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 जिसमें वर्णित है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 4 का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का साधारण बहुमत द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है, संसद कर सकती है। अब हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधानों के बारे में वर्णन है। जो पदाधिकारियों का वर्णन है वो है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन है। तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों का वर्णन दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तो हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। अब हम देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए परिलब्धियां शब्द का प्रयोग किया गया है। परिलब्धियां मीन्स इमोल्यूमेंट्स। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। अलग से इस पद के वेतन भत्ते का संवैधानिक जिक्र नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघ एवं राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन है। अब हम देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में अन्य किन बातों का जिक्र है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 219 के विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के लिए कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। तो ये थी चौथी अनुसूची जिसमें केंद्र शासित व राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन का वर्णन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुच्छेद 244(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुशासित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित करना। और आगे है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति चाहे उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट सौंपे। आगे है कि अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य होगा।
राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है। तो ये थी, हमने देखी 5वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में आगे दिया गया है कि राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके भाग पर लागू करने या ना करने का अधिकार है। संसद के पास इस अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन एवं निरसन करने का अधिकार है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो 5वीं अनुसूची में किया गया संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत और क्या तथ्य दिए गए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों का वर्णन, जिसमें हमने 5 अनुसूचियां देखी हैं अब तक। अब हम देखते हैं 6वीं अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख किया गया है और 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 से अनुच्छेद 244(a) जोड़ा गया था। तो ये हम देख रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूची नंबर 6। तो आगे हम देखते हैं कि इस अनुसूची में कहा गया है कि अनुच्छेद 244(a) के तहत संसद को असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाने और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के सृजन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियों के निवास वाले क्षेत्रों को राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा विभाजित कर सकेगा। राज्यपाल को स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, घटाने, हटाने और नए जिले बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार है। तो 6ठी अनुसूची अधिकार देती है कि राज्यपाल को अधिकार देती है कि स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र बना सकते हैं और स्वायत्त क्षेत्र बनाने, उसमें घटाने, हटाने तथा नए जिले बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अनुसूची 6 के अंतर्गत आगे और दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा जिला परिषद तथा प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिषद का गठन तथा विघटन किया जाता है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों तथा क्षेत्रों के प्रशासन के जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इस अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जब संसद संशोधन करती है तो उसको संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग, उसमें वर्णित अनुसूचियों के बारे में। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान में मूल रूप से 14 तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू भाषाएं शामिल हैं। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसमें प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में वामन राव मामला 1981 में स्पष्ट कर दिया था कि 24 अप्रैल 1973, जो कि महत्वपूर्ण विवादों में से एक है, केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि है 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं सूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अर्थात अब ये प्रावधान है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का भी न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। इसमें अनुच्छेद 102 के क्लोज 2 और अनुच्छेद 191 के क्लोज 2 का जिक्र है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा विधायक दल के 2/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट दी गई है। सदन के अध्यक्ष द्वारा दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय लिया जाता है। किहोतो होलोहान मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा, अर्थात सदन के अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा उसे उसका न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकेगी। अब हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 243 जी एवं 29 विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो ये थी भारतीय संविधान की अनुसूची 11। देखते हैं 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू व 18 विषयों का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए, जिनमें शामिल है न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। दूसरा है शिक्षा। तीसरा है वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण। और चौथा विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और 5वां विषय है बाँट और माप। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका कानून बना सकती है, लेकिन जब भी कोई विवाद होगा तो केंद्र के कानून को मान्यता दी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक, उसमें वर्णित अनुसूचियों का वर्णन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो शेयर एंड like and subscribe my channel, and thanks for watching this video. Hello students, welcome to our YouTube channel Art and Study. पॉलिटी के लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान का परिचय और अनुसूचियों के बारे में विस्तार से। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है।
तो आइए अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भाग 1 का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2। तो अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार जो हमारी संसद है वो नए राज्यों का निर्माण और उनका स्थापना कर सकती है विधि के द्वारा। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राज्य के क्षेत्र को बड़ा या कम और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को क्या अधिकार देता है कि राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है और उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के नाम से उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो अब हम देखते हैं आज का अनुच्छेद नंबर 4। तो अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधियां दे रखी हैं उनमें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत नहीं होगा। तो ये था संविधान के भाग 1 में वर्णित अनुच्छेद 1 से 4 का वर्णन। तो अब हम देखते हैं कि 1956 में भारत में मूल रूप से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनमें जो राज्य थे वो राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो जो भारत के 1956 के समय की स्थिति है, उस समय भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित किए गए आयोगों के बारे में। तो सबसे पहला आयोग है धर आयोग, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। तो जून 1948 को गठित धर आयोग, इसका उद्देश्य था कि देशी राज्यों का एकीकरण किया जाए और इस धर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार न होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा आयोग यानी कि जेवीपी समिति, जो कि 1948 में गठित की गई। तो दिसंबर 1948 को इस समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि धर आयोग की रिपोर्ट से सहमत पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो अब हम देखते हैं तीसरा आयोग फजल अली आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर माना गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। तो ये थे राज्य पुनर्गठन आयोगों से संबंधित आयोग। अब हम देखते हैं कि जो अन्य नए राज्यों के निर्माण हुए वो किस प्रकार से और कब हुए। तो बम्बई से अलग होकर बनाए गए महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि 1960 में बनाए गए, और दादरा और नगर हवेली का निर्माण 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1961 के तहत किया गया, और गोवा, दमन और द्वीप की स्थापना 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा की गई। पुडुचेरी का निर्माण 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा हुआ, और नागालैंड का निर्माण 1963 में हुआ, और हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण 1966 में हुआ, और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना 1972 में हुई, और सिक्किम राज्य की स्थापना 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा की गई, तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य की स्थापना 1987 के द्वारा की गई। तो ये थे जो नए राज्यों का निर्माण हुआ, उनकी बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो चलिए हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन से अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संसद में, बी है राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन नंबर डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि नए राज्यों के निर्माण की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत भारत क्या है? तो ऑप्शंस हैं ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कॉन्फेडरेशन और ऑप्शन नंबर डी है राज्यों का संघ। तो हमने टॉपिक में देखा था कि भारतीय संविधान क्या है? राज्यों का संघ। तो आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत एक राज्यों का संघ है। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उपराज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रशासक के द्वारा। तो जो भारत के संघ राज्यों का प्रशासक होता है वो भारत का संविधान राष्ट्रपति को घोषित करता है। अब हम देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन है ए है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन बी है बढ़ाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके और ऑप्शन डी है एक राज्य संघ या राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संघ में राज्य मिलाने का अधिकार है किसको है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी है संसद और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र मिला सके, भारतीय संघ में राज्य मिलाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो जो अनुसूचियों वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ एक नए राज्य का सृजन कर सकता है अनुसूची 1 के तहत। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन है 20, 25, 30 और इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए गए? तो ऑप्शन है 14 राज्य व 6 संघ राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या होगा? 14 राज्य व 6 संघ राज्य। अब हम देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य बनाने के बाद में भारत में राज्यों की संख्या कितनी हुई? तो ऑप्शन है 27, 28, 29 और 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 29 स्टेट्स। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को अलग से राज्य का दर्जा देने के बाद में और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। अब हम देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। किस राज्य की राजधानी का नाम कभी नहीं बदला गया? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम कभी भी नहीं बदला गया। क्वेश्चन नंबर 14 है दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 15 है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो संविधान संशोधन 69 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का दर्जा दिया गया। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो जो इन निम्न कथनों में से जो
गलत कथन है वो है कि दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। कौन सा नंबर का राज्य बनाया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 35 नंबर। नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 और 1 जनवरी 2000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अपने स्वरूप में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। गोवा को दमन और द्वीप से अलग किया गया। बम्बई राज्य और गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल पहले संघ राज्य की सूची में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन बी से क्वेश्चन नंबर 20 है, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असम। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कौन सी सन में किया गया? 1956 के तहत प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था भारतीय संविधान का भाग 1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें हमने देखा था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर भारतीय संविधान का भाग 2 वर्णित है। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है और जो भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता को भारत ने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से लिया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों का परिचय। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, तो जिनके माता पिता भी भारतीय हैं तो उनका प्रावधान किस में दे रखा है? अनुच्छेद 5 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में वर्णित है। आगे है अनुच्छेद नंबर 7, पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। तो स्टूडेंट्स, जो ये अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के जो अनुच्छेद है उनको हम आगे डिटेल से भी देखेंगे कि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकता के क्या क्या प्रावधान किस प्रकार से दे रखे हैं। तो आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में वर्णन करता है और माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये थे अनुच्छेद 8 और 9। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 10, संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। तो ये था भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेदों का परिचय। अब हम देखेंगे इन आर्टिकल्स को डिटेल से। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5 को विस्तार से।
तो कौन भारत का नागरिक होगा। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 में विवरण दे रखा है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है यानी कि निवास है, तो उनमें से किन किन नागरिकों का वर्णन है। तो भाग ग कहता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, और ख कहता है कि जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, और ग प्रावधान करता है कि जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले और कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है वह भारत का नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिक होने की शर्तों का वर्णन है कि कौन भारत का नागरिक होगा। अब हम देखते हैं आगे अनुच्छेद 5 का अनुच्छेद 6 के बारे में विवरण। अनुच्छेद 6 ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हो के बारे में प्रावधान करता है, और निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करता हो वो उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में सामान्यतः निवास कर रहा हो तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण करने के योग्य होगा। और दूसरा प्रावधान है, यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। तो ये था अनुच्छेद 6 के प्रावधान। अब हम देखते हैं आर्टिकल 7 में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 7 ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हो और पुनः लौटकर भारत आए हों। ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। तो ये था अनुच्छेद 7 जो कि 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हो पर पुनः लौटकर भारत आए हो ऐसे नागरिकों के नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 7। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 8 ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो, वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु यह आवेदन उसने कूटनीतिक या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में किया हो। तो ये अनुच्छेद 8 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान था। आर्टिकल 9 कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा। और आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। तो अनुच्छेद 10 जो भारतीय संविधान के नागरिकता के प्रावधानों आर्टिकल 10 से पहले जितने भी 5 से 9 तक जितने प्रावधान दे रखे हैं उनके अंतर्गत अगर वह व्यक्ति आता है तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा। तो ये था आर्टिकल 10। अब हम देखते हैं आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। तो अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को अधिकार देता है नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित और अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार देता है आर्टिकल 11। तो ये थे अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि संविधान का भाग 2 उनके बारे में हमने पढ़ा बहुत ही डिटेल से। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और कुछ अन्य रिपोर्ट और अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम, फजल अली आयोग की रिपोर्ट, काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न का सम्मान 1955 में दिया गया। तो ये जो सारी घटनाएं थी 1955 में घटित हुई हैं। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं इसका प्रावधान करता है।
तो जो व्यक्ति जन्म से भारतीय हो, वंश से भारतीय हो, पंजीकरण के आधार पर भारतीय हो और प्राकृतिककरण या देशीयकरण के आधार पर तथा क्षेत्र समष्टिकरण या क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर भारतीय होने का मतलब उसको अधिकार प्राप्त है। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। और अब हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किन प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि नागरिकता त्याग करने के 5 तरीके। तो 5 प्रकार से नागरिकता त्याग कर सकते हैं। पहला स्वैच्छिक त्याग, दूसरा है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से, तीसरा है वंचितता से। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज देखा भारतीय संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 to 11। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारत के संविधान का भाग 3, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो पीछे के पार्ट में हमने 2 भाग देख लिए, जिसमें हमने पहले भाग में देखा था राज्य और उसकी राज्य के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 2 में देखा था हमने अनुच्छेद 5 से 12 तक नागरिकता के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इसको हम आगे पूरे टॉपिक में समझेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसको हम देखेंगे भारत के संविधान के भाग 3 के रूप में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय संविधान के भाग 3 का महत्वपूर्ण भाग है मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि छठा मूल अधिकार है, वो है अनुच्छेद 32 में। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसको संशोधित करके 300 क आर्टिकल नंबर 300 क के तहत विधिक अधिकार प्रदान का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो ये थे भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार। तो चलिए आगे हम देखते हैं जो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक का डिटेल से वर्णन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया है। तो हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। इनको लेने का उद्देश्य यह था कि लोगों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और धार्मिक संतुलन को बनाए रखना। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो ब्रिटेन के राजा जॉन के समय जारी किया गया था। इसको महाधिकार पत्र भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आम नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ये था संविधान के भाग 3 का परिचय, जिसको कि मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया मैकाले घोषणा पत्र को, जो कि जारी हुआ था 1835 में लॉर्ड मैकाले के समय में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा गया, जो कि 1854 में आया था। तो ये किसके समय में था? वुड्स के, लॉर्ड्स वुड्स के समय में आया था। तो ये हमने देखा मैग्ना कार्टा का इतिहास। और देसी रियासतों के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देसी रियासतों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है विक्टोरिया घोषणा पत्र, जो कि 1858 में जारी किया गया था। अब हम देखते हैं हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिसका हमने पहले भी वर्णन देखा था। तो समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, जिसको कि संवैधानिक मौलिक उपचारों के अधिकार को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। अब हम देखते हैं भाग 3 में वर्णित अनुच्छेदों को। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 12, जिसमें क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा दी गई है। दूसरा है आर्टिकल 13, तो उसमें क्या लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये संविधान की मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ 12 अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 को, जिसमें क्या दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि भारतीय संविधान में राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें शामिल होता है भारत की सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं। और इन स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थी राज्य की परिभाषा, जो कि आर्टिकल नंबर 12 में दे रखी है। संविधान की कार्यप्रणाली को समझने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। तो इसका अर्थ होता है, इसको किस प्रकार से समझेंगे कि संविधान पूर्व विधियां, अर्थात जो संविधान निर्माण होने से पहले की जो विधियां, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन था तब के जो टाइम की जो विधियां हैं, वो अगर मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण, वो वर्तमान में मूल अधिकारों से अगर असंगत है तो वो पूर्णतः नष्ट नहीं होंगी। मतलब कि उनका अस्तित्व है, लेकिन उनका यूज में नहीं आने के कारण उनको ग्रहण लग गया है, मतलब कि उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ग्रहण या आच्छादन के सिद्धांत को हम इस प्रकार से समझेंगे कि संविधान पूर्व मामलों पर उनका प्रयोग वैध बना रहता है, मतलब कि लीगल बना रहता है, जबकि संविधान के पश्चात मूल अधिकारों से असंगत होने पर ग्रहण लग सकता है, यानी कि वो प्रयोग में नहीं आएंगी वो विधियां। और यदि किसी मौलिक अधिकार में संशोधन होकर कोई संविधान पूर्व विधि उसके अनुकूल हो जाती है तो वो ग्रहण, यानी कि वो विधि वहाँ पे प्रयोग में ली जाएगी और विधि पुनः परिवर्तन योग्य बन जाएगी। तो ये था ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो जिसको आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो आगे हम देखते हैं दूसरा सिद्धांत, अन्य सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 13 से संबंधित हैं। तो जो अन्य विधियों से, आर्टिकल 13 क्या कहता है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। तो जो अनुच्छेद 13 का जो ढांचा है वो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है संविधान में वर्णित अन्य आर्टिकल्स में दी गई शक्तियों से।
अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 को विस्तार से, जिसमें राज्य के जो हमने पढ़े थे, राज्य के जो निकाय थे उनके बारे में। तो जो राज्य के निकाय कौन कौन से हैं? बॉडीज ऑफ स्टेट, भारत सरकार व संसद यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। दूसरा है राज्य सरकार एवं विधानमंडल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स। एंड तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटीज़। और चौथा है अन्य प्राधिकारी यानी कि अदर अथॉरिटीज़। तो ये राज्य का निर्माण करते हैं, ये 4 बॉडीज़ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? राज्य का निर्माण करती हैं, जिसकी परिभाषा हमने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ी थी। तो आगे हम इन सारे निकायों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं स्थानीय प्राधिकारी के बारे में। तो स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं? यानी कि लोकल अथॉरिटीज़। तो वे सभी व्यक्ति व निकाय जिन्हें कोई विधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने व उन्हें लागू करवाने की शक्ति प्राप्त होती है, वो स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और जिलाधिकारी इत्यादि। तो स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन शामिल होते हैं? नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी और इत्यादि। यानी कि ये राज्य की परिभाषा में शामिल स्थानीय प्राधिकारी की जो डेफिनेशन है उसमें आते हैं। देखते हैं अन्य प्राधिकारी यानी कि अदर अथॉरिटीज़। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में किसी निकाय को राज्य मानने या न मानने की कसौटियां निर्धारित की हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कसौटियों पे जो निकाय खरे उतरते हैं वो राज्य की परिभाषा में शामिल करते हैं, तथा जिनमें है कि विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय। यानी कि विधि के तहत गठित जो भी वैधानिक शक्तियां हैं, जो भी निकाय वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो अन्य प्राधिकारी के रूप में माने जाएंगे। सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय, सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले निकाय और सरकारी नियंत्रण के अधीन निकाय। तो ये सभी अन्य प्राधिकारी की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। जबकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त कसौटियां अंतिम नहीं है। तो न्यायालय ये कहता है कि जो अन्य प्राधिकारियों की सीमा है वो इन सीमाओं के अंदर बंधी हुई नहीं है, इनको मतलब और संशोधित किया जा सकता है। तो आगे है इनमें जो अन्य प्राधिकारी हैं उनमें कौन कौन से निकाय शामिल हैं? तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो शामिल हैं, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय आदि। तो ये भी अन्य प्राधिकारियों के डेफिनेशंस में आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा में और क्या दे रखा है। तो आर्टिकल 12 में हमने देखा राज्य की परिभाषा और जो राज्य के अंदर जो निकाय दे रखे हैं उनके बारे में। तो आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। तो उसको हम किन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल 13 के मूल प्रावधान क्या है इसकी व्याख्या देखेंगे और इससे रिलेटेड मतलब संविधान में क्या प्रश्न है उनको भी समझेंगे। तो आर्टिकल 13 में 4 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 13(4). तो अनुच्छेद 13(1) में तो दे रखा है संविधान की पूर्व विधियाँ, तो जिनको बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि जो संविधान निर्माण से पूर्व प्रचलित जो विधियाँ हैं जिनको हम आज भी प्रयोग में लेते हैं, वो विधियाँ कौन सी हैं? संविधान पूर्व विधियाँ। अनुच्छेद 13(2) जिनको बोलते हैं संवैधानेतर विधियाँ। तो संवैधानेतर विधियाँ जिनका निर्माण संविधान निर्माण लागू होने के बाद में हुआ है, जिनको बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। और आर्टिकल नंबर 13(3) कहता है कि विधि का अर्थ। तो आर्टिकल नंबर 13(3) क्या समझाता है? विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ लॉ समझाता है। और जो आर्टिकल 13(4) है वो समझाता है कि 13 व अनुच्छेद 368 का संबंध किस प्रकार से है। तो आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 को विस्तार से। अनुच्छेद 13(1) को देखते हैं, संविधान पूर्व विधियाँ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। तो इस संविधान के प्रारंभ से, यानी कि जो हमारा संविधान है इसके प्रारंभ से, जब से ये लागू हुआ है तब से ठीक इससे पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू या प्रवर्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। तो मतलब कि ये कह रहा है कि जो संविधान के पूर्व में जो विधियाँ थी वो उस मात्रा तक शून्य रहेंगी कि जो कि इस आर्टिकल के जो वर्तमान जो विधियाँ हैं उनके असंगत हैं। तो ये था अनुच्छेद 13 संविधान पूर्व विधियों के बारे में वर्णन दिया गया है।
तो इसका प्रभाव भविष्यलक्षी है, भूतलक्षी नहीं। अर्थात जो 13(1) कहता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान भविष्यलक्षी यानी कि भूतलक्षी नहीं है, यानी कि भविष्य को देखते हुए इसके कानूनों में संशोधन भी हुए, नए कानून भी बने हैं। अर्थात जो पीछे जितने भी कानून बने हैं उनको देखते हुए हम संवैधानिक फैसले नहीं दे सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भारतीय संविधान क्या है, भविष्यलक्षी है, यानी कि भूतलक्षी नहीं है। तो उस दिन से प्रभावी होता है जिस दिन संविधान लागू हुआ है, और संविधान पूर्व मामलों पर संविधान की पूर्व विधियां ही लागू होंगी। अर्थात ये कहता है कि संविधान के पूर्व मामलों पर यानी संविधान लागू होने से जो पहले के मामले हैं उनमें संविधान पूर्व विधियां ही लागू होंगी। तो आर्टिकल नंबर 13(1) का प्रावधान क्या है कि हमारा संविधान, इसका मर्म क्या है कि हमारा संविधान भविष्यलक्षी है जबकि भूतलक्षी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ सिद्धांत, तो वे कुछ सिद्धांत है जिनका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट फैसले देते हुए करता है, जिनमें हम पढ़ेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, और तीसरा है ग्रहणीय आच्छादन का सिद्धांत, जिसको हमने पहले देख लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को ही शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी विधि का जो भाग है असंवैधानिक भाग है, वो अगर मूल अधिकारों से असंगत है, जितना भाग मूल अधिकारों से असंगत है उसी को ही शून्य या लैप्स किया जाएगा, यानी कि वो काम में नहीं आएगा, जब न कि इसके पूरे अधिनियम को ही समाप्त नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो अनुच्छेद 13(1) व 13(2) में उस मात्रा तक शब्द का वाक्यांश का प्रयोग हुआ, जिसको आई होप समझ गए होंगे आप, मैंने समझाया आपको। इसमें ही पृथक्करणीयता के सिद्धांत का बीज छिपा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं अधित्याग का सिद्धांत, जो कि इस प्रकार है। तो अधित्याग का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर क्या कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को त्यागना बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत। और ये सिद्धांत अमेरिका में अधित्याग का सिद्धांत लागू होता है जबकि भारत में नहीं लागू होता। और मौलिक अधिकारों की रक्षा किन किन से की जाती है, जनता से और राज्य से। तो राज्य से यहाँ पे मतलब है जो पीछे हमें राज्य की परिभाषा दे रखी है उससे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13(2) के बारे में, जिनको बोलते हैं संवैधानेतर विधियाँ यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाएगी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए प्रदत्त अधिकारों को छीनती यानी कि न्यून करती है। तो ये था आर्टिकल नंबर 13(2). तो हम जानते हैं कि जो संविधान का आर्टिकल 13 है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो उसी के अंतर्गत यदि अगर संसद या विधानमंडल मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करने वाली कोई भी विधि बनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं। यही न्यायिक पुनरावलोकन की वास्तविक शक्ति है, और न्यायपालिका को इसी अनुच्छेद से ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 13 के तहत, जिसके अंतर कहा गया है कि जो विधानमंडल है वो मौलिक अधिकारों को कम या न्यून नहीं कर सकती। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13(1) व 13(2) का अंतर। संविधान पूर्व विधियाँ संविधान पूर्व मामलों पर जीवित है, जबकि संविधान लागू होने के पश्चात मृत होती हैं। यानी कि जो संविधान की पूर्व विधियाँ हैं वो संविधान पूर्व के मामलों पर ही लागू होती हैं, जबकि ये संविधान लागू होने के बाद के जितने भी मामले हैं उन पे लागू नहीं होती। और जो 13(2) क्या कहता है कि संवैधानेतर विधियाँ मूल अधिकारों से असंगत होने पर प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। तो उस 13(2) का जो मूल है वो ये कहता है कि अगर विधियाँ मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वो अपने प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। तो ये था अनुच्छेद
13(1) व 13(2) का अंतर। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 12 और 13 के बारे में संविधान के भाग 2 में। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13(3) जिसमें क्या दे रखा है, विधि का अर्थ। तो मीनिंग ऑफ लॉ में क्या क्या टर्म्स दी गई है हमारे संविधान में उनको देखेंगे। तो जो सभी अध्यादेश जिनको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, आदेश जिनको बोलते हैं ऑर्डर्स, उपविधियां जिनको बोलते हैं बाईलॉज, नियम जिनको बोलते हैं रूल्स, विनियम बोलते हैं जिनको रेगुलेशंस, अधिसूचनाएं जिनको बोलते हैं नोटिफिकेशंस, एंड रूढ़ियाँ यानी कि कस्टम्स, और प्रथाएं यूजेज अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत समाविष्ट हैं। तो जो ऊपर ये जितनी भी टर्म्स दी गई हैं वे भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखी विधियों का रूप है। तो ये हमने देखा आर्टिकल नंबर 13। अब हम देखते हैं कि विधि का अर्थ अत्यंत व्यापक है। तो विधि का अर्थ अत्यंत व्यापक है और इसमें बहुत गहनता समाविष्ट है। जो पीछे शब्द दिए गए हैं, समाविष्ट शब्द ये स्पष्ट करता है कि उपयुक्त सूची पूर्ण नहीं है, यानी कि जो शब्द दिए गए थे वो पूर्ण नहीं है, इनमें और भी ऐड किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में स्पष्ट भी किया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से इन शब्दों में परिवर्तन भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। विधि में केवल अधिनियम ही शामिल नहीं है, अपितु ऐसी रूढ़ियाँ और प्रथाएं भी शामिल है जिनमें कानून का बल है। तो वे प्रथाएं जिनमें कानून का बल शामिल है वो भी विधि में शामिल होती हैं। प्रशासनिक आदेश यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी विधि में शामिल होते हैं, क्योंकि ये प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी करने के अधिकार होते हैं, यानी कि वो प्राधिकार भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषा दे रखी है उसके अंतर्गत वो राज्य के अंग के रूप में है। और आगे है कि व्यक्तिगत विधि यानी कि पर्सनल लॉज विधि में शामिल नहीं होते, यानी कि जो पर्सनल लॉज हैं वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होते। और ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड एक मार्गदर्शिका है, विधि नहीं है। तो विधि के अत्यंत व्यापक अर्थ को समझाते हुए हमने देखा कि विधि शब्द का अर्थ किन किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। नहीं भी समझे तो आप इसको अगर दोबारा सुनोगे समझोगे तो आप समझ जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे संविधान की व्याख्या को अच्छे से समझाया गया है। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13(4). तो अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 व 368 किस प्रकार से संबंधित है। तो विभिन्न विवादों के थ्रू हम इस आर्टिकल 13 और अनुच्छेद 368 जिसके तहत संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं उनका संबंध देखेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 13 व 368। तो 1967 का एक मामला है गोलकनाथ मामला, जिसमें कहा गया है कि 13(2) के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन का भी पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कि 13(2) के तहत न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान संशोधन का भी पुनरावलोकन कर सकता है, और यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो उसे सुनने या उस विधि को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 13(4) मूल संविधान में नहीं था, इसे कब से जोड़ा गया है? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया है। अर्थात जो आर्टिकल 13(4) है वो अनुच्छेद 13 व 368 के बारे में संबंध को बताता है। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो ये था अनुच्छेद 13(4). तो अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती, और केशवानंद भारती मामले 1973 में भी इसे वैध घोषित किया गया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ है इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में। तो अनुच्छेद 13 व 368 को हम संवैधानिक संबंधों के इतिहास के क्रम में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951। तो अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि 13(2) के तहत विधि नहीं है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 कहता है कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि 13(2) के तहत विधि का रूप है, इसलिए यह पुनरावलोकन के अधीन है। और 24वें संविधान संशोधन 1971 कहता है कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि 13(2) के तहत
विधि का रूप नहीं है, इसलिए इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो ये था संबंधों का इतिहास 13 और अनुच्छेद 368 का अंदर। तो नेक्स्ट जो मामला हमने पीछे भी देखा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है भारतीय संविधान की व्याख्या को समझने के लिए और मूल ढांचे को समझने के लिए। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 वैध है, परंतु जो संसद है हमारी, वो संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इन जो संवैधानिक मामले हुए हैं, इनका जो लास्ट सार यही है स्टूडेंट्स की, जो अंतिम फैसला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, जो कि 1973 में हुआ। वो ये कहता है कि जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 वो वैध है, परंतु जो भारतीय संसद है वो संविधान के आधारभूत ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये था आज का टॉपिक, भारतीय संविधान का भाग 3 का पहला पार्ट, जिसमें हमने देखा अनुच्छेद 12 और 13 को, और हमने देखा जो मौलिक अधिकार है, कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो भारतीय संविधान है उसका जो हमने टॉपिक पढ़ा था भारतीय संविधान सभा, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक से को पूरा कवर करते हुए लिए हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा गठित की गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ऑप्शन ए है शरत चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई, और ऑप्शन डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम BN राव के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन से पहले हम संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में देखेंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी S राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं
आज का 5वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है पहला विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी एवी अलेक्जेंडर। तो जो कैबिनेट मिशन था उनमें से जो 3 सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। अब हम देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी BN राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अब हम देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13 और डी 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी KM मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष
कौन थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने हेतु। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित व्यक्ति, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, और ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जनवरी 22, 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 को, और ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन से 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शंस हैं, ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन नंबर बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी 26 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 लाख, बी 10 लाख, ऑप्शन 12 लाख व्यक्ति, और ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 24। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये था आज का टॉपिक भारतीय संविधान सभा से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर।
I hope you like this topic and questions. So like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। मैं आपके लिए लेके आती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स जो कि रिलेटेड होते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस आदि से। इन टॉपिक्स को मैं कवर करती हूँ एनसीईआरटी की 6th to 12th की बुक से और राजस्थान बोर्ड्स की बुक से, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय राजनीति विज्ञान से आज का टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन के बारे में। भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि भारत का संविधान क्या है और भारत का संविधान किस प्रकार से बनाया गया और इसका प्रारूप कैसा है। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं और संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो मूल तत्व है उसकी उद्देशिका है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के परिचय के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान शब्द किस प्रकार से बना हुआ है। तो संविधान को हम लिख सकते हैं समधन विधान। तो संविधान शब्द की परिभाषा हम किस प्रकार से देखते हैं। संविधान होता है मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है जिससे कि कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होता है, अर्थात मूल सिद्धांतों का वह समूह जिससे कोई राज्य या संगठन अभिशासित या शासित किया जाता है, जो कि सामान्यतः एक लिखित दस्तावेज होता है। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भारतीय संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, BN राव को। तो ये था कुछ डिटेल्स भारतीय संविधान के और ये था कुछ परिचय भारतीय संविधान के बारे में। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसको हम बोलते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका, जो कि भारत के संपूर्ण संविधान का सार तत्व है, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि भारतीय संविधान की संपूर्ण संविधान का सार तत्व है। तो आगे के वीडियोज़ में मैं आपके लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका का विस्तृत वर्णन लेके आऊँगी, जिसमें हम देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे शब्दों का विस्तार से वर्णन देखेंगे और इनके कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हुए इनको समझेंगे। और हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में शामिल शब्द न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो कि ये इस भारतीय संविधान की उद्देशिका के मूल तत्व हैं, इनको हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में। भारत का संविधान कैसा है स्टूडेंट्स? भारत का संविधान लिखित है विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। इसका स्वरूप संरचना में कैसा है? संघात्मक है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है स्टूडेंट्स? भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से ली गई है। और भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, मतलब कि उसका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक होता है।
भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ कहा गया है। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। तो भारतीय संविधान की शक्ति किस में निहित है? भारत की जनता में, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है। और भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित होती है? संविधान में। तो भारत में सबसे प्रभुत्वशाली संपन्न दस्तावेज भारत का संविधान है, जिसकी पालना भारत का हर नागरिक करता है। और भारतीय संविधान की संरचना कुछ लचीली तथा कुछ कठोर है। तो ये थे भारतीय संविधान के बारे में कुछ तथ्य, उसकी संरचना के बारे में। अब हम देखते हैं कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान की एक मूल संरचना है जिसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सबसे प्रसिद्ध वाद है गोलकनाथ वाद, जिसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद में केशवानंद भारती वाद में फैसला आया कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, किंतु मूल संरचना में नहीं कर सकती। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की मूल संरचना में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की मूल संरचना में जो तत्व शामिल है वो है संघीय स्वरूप, संविधान का संघीय स्वरूप, संविधान की संरचना और गणराज्य, पंथ निरपेक्ष स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय शासन और संविधान संशोधन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचन। और अन्य तत्व हैं विधि का शासन, कल्याणकारी राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। तो स्टूडेंट्स, जो ये मूल तत्व है इनके अंदर भारतीय संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। तो इन जो ये मूलभूत तत्व है इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी कि क्या होती है संविधान का संघीय स्वरूप, क्या होता है संविधान की संरचना, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और भारत में किस प्रकार से संसदीय शासन लागू है। आगे के वीडियोस में हम इन चीज़ों के बारे में विस्तार से देखेंगे, जिनमें शामिल हो जाएगा न्यायपालिका और भारत में जो निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था है वो प्रणाली कैसे काम करती है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और भारत किस प्रकार से शासित है? भारत विधि के शासन द्वारा शासित है। इन तथ्यों के बारे में भी मैं आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थी भारतीय संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स भारत के संविधान के बारे में कुछ डिटेल से। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान रखता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है, तो अर्थात भारत के संविधान की मूल आत्मा भारत की जनता में निहित है। तो इनकी विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं हैं कि वह संघात्मक और एकात्मक दोनों है। और संविधान में जो मैंने पहले विशेषताएं बताई वो सभी विशेषताएं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रावधान निहित है। अर्थात जब भी देश में आपातकाल लागू होगा तो राज्यों के बजाय सत्ता का केंद्र सरकार होगी। तो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है किस विषय में? जब आपातकाल लग जाए देश में। तो अब हम देखते हैं कुछ भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि एग्जाम में फैक्ट्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से विहित कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। सरकार का संसदीय रूप है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बताया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय और आपातकालीन व्यवस्थाएं और त्रिस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान अत्यंत विविधताएं लेकर बनाया गया है, जो कि जिसमें कि विश्व के अन्य संविधानों से भी कुछ तथ्य लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं, भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बारे में डिटेल्स। तो भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में बनकर तैयार हुआ। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारत के संविधान में जो तत्व शामिल है वो किन किन देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत में संसदीय प्रणाली काम करती है वो व्यवस्था हमने यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। दूसरा है मौलिक अधिकार, जो कि हमने यूएसए से ग्रहण किया है। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय संगठन एवं शक्तियाँ, तो ये हमने यूएसए से ग्रहण किया है। और जो संविधान की संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। आपातकालीन उपबंध हमने लिए हैं जर्मनी तथा 1945 का भारत शासन अधिनियम से और 1935 के भारत शासन अधिनियम से। मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। संसद विधानमंडल की प्रक्रिया हमने ग्रहण की है यूनाइटेड किंगडम से। और संसदीय विशेषाधिकार किया है यूके से। और जो गणतंत्र व्यवस्था है भारत की वो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। और जो समवर्ती सूची दी गई है वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। और जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने ग्रहण किया है यूएसए के संविधान से। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा संविधान है जो विश्व के अनेक संविधानों के सार तत्वों से और उनके महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर और भारतीय बुद्धिजीवियों के सोच समझ और उसका परिणाम है। तो ये था आज का टॉपिक भारतीय संविधान के बारे में। तो आई होप you like the video. So thanks for watching this video.